morning students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डबल कॉलम कैश बुक। आज हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे कि इसके रूल्स क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ तुम आपका बेसिक क्लियर करना था, उसमें से एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल कॉलम का क्वेश्चन नहीं आता, डबल कॉलम कैश बुक का ही क्वेश्चन आता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आप इसके पहले थोड़े से रूल्स समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में इजी होगा। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, दो कॉलम बनते हैं। जैसे सिंगल कॉलम में अमाउंट्स डेबिट साइड था और क्रेडिट साइड का था, लेकिन कैश का कॉलम सिर्फ एक बना था, अमाउंट का कैश कॉलम। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम बनते हैं, एक कैश का कॉलम बनता है और एक बैंक का कॉलम बनता है। बेटा जब भी आप कैश बुक को भी बिजनेस करते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी ट्रांजैक्शन कैश में करें। जब बिजनेसमैन होते हैं उसको कुछ ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू करनी पड़ती है, कई बार उसको चेक रिसीव होता है, कई बार उसको चेक से पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए कैश कॉलम के साथ साथ एक बैंक कॉलम भी बनने लग गया। कैश कॉलम में वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो कैश का। बट अगर वो इनफ्लो और आउटफ्लो कैश में है तो वो कैश कॉलम में नोट किया जाएगा, लेकिन अगर वही इनफ्लो और आउटफ्लो चेक के थ्रू हो तो उसकी एंट्री बैंक कॉलम में की जाती है। मींस जो भी ट्रांजैक्शन आप चेक के थ्रू करते हो उसकी एंट्री हम उसका अमाउंट हम बैंक कॉलम में डालेंगे। रूल दोनों के सेम है कि अगर इनफ्लो होता है तो डेबिट साइड डालना है एंड अगर आउटफ्लो होता है तो वो क्रेडिट साइड डालना है। मींस सिर्फ कॉलम दो अलग अलग बन गए हैं, रूल सेम वही है कि अगर कैश हमारे पास आता है तो वो कैश कॉलम के डेबिट साइड दिखेंगे, लेकिन अगर चेक आता है तो वो बैंक कॉलम के डेबिट साइड दिखोगे। सेम अगर आउटफ्लो होता है तो कैश कॉलम की क्रेडिट साइड, और अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो वो बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पे आएगा। कुछ बेसिक आपको बातें जो याद रखनी है वो आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सबसे पहले तो जितनी भी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होगी वो किस में आएगी, बैंक कॉलम में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। सेकंड बेटा इसमें एक एंट्री का और ध्यान रखना, कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी आप डबल कॉलम कैश बुक करते हैं तो उसमें मेन एक बेसिक एंट्री आती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि वो एंट्री आपने सिंगल कॉलम में भी किया, या तो अमाउंट डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है, लेकिन अगर कोई एंट्री ऐसी हो जो डेबिट साइड भी आएगी और क्रेडिट साइड भी इफेक्ट डालेगी तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मींस आप डेबिट साइड भी डाल रहे हो, क्रेडिट साइड, दोनों साइड जो एंट्री आती है उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसकी बेटा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया तो बेटा देखो आपके पास से इनफ्लो क्या हो रहा है, बैंक में जा रहा है, तो इनफ्लो बैंक में हो रहा है, और आउटफ्लो क्या हो रहा है, कैश। तो मींस ये बैंक में डेबिट और कैश में क्रेडिट, मींस दोनों साइड आएगी, डेबिट साइड भी आएगी, क्रेडिट साइड भी आएगी, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसी की एक और एग्जांपल है बेटा, अगर हम यहां लिख दे कैश डिपॉजिटेड की जगह लिख दे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ करवाया तो बेटा आपके पास कैश आया, तो इनफ्लो क्या हो गया, कैश, और आउटफ्लो क्या हुआ, बैंक, क्योंकि बेटा बैंक से पैसा निकल गया तो बैंक से आउटफ्लो हो गया, तब भी ये दोनों साइड आएंगी। मींस बेसिक यही है कि कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, और ये एंट्री फिर डेबिट साइड भी जाएगी, क्रेडिट साइड भी जाएगी। क्लियर बेटा? ये है आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट।
ये साइड सेम सिंगल कॉलम की तरह डेबिट साइड इनफ्लो, ठीक है। और ये क्रेडिट साइड मींस आउटफ्लो, जितना भी पैसा आएगा कैश का इनफ्लो होगा डेबिट साइड, आउटफ्लो होगा क्रेडिट साइड। इनफ्लो होगा अगर कैश के फॉर्म में होगा तो अमाउंट हम कैश कॉलम में डालेंगे, और अगर चेक के फॉर्म में होगा तो हम अमाउंट बैंक कॉलम में डालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, मान लो सबसे पहली एंट्री होती है जो हमारा कैश इन हैंड है, उसको हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी। कैश कॉलम का कैश में डाल देंगे अमाउंट, और अगर बैलेंस बैंक का दिया हुआ है तो वो हम बैंक कॉलम में डाल देंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि कैश कॉलम का तो बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड ही आएगा, बट बैंक कॉलम का डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। अब आपको क्वेश्चन से कैसे पता लगेगा, अगर तो आपको बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट साइड, बट अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा। बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में अगर ओवरड्राफ्ट हो। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपने फर्स्ट एंट्री बैलेंस बीडी होनी है, और अगर आपने पूरा ध्यान से देखना कि कैश को तो अंडरस्टूड है कि इसी साइड आएगा, उस साइड आ ही नहीं सकता, बट बैंक का डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो आप बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड डालोगे। नेक्स्ट बेटा, जब भी आप कोई मान लो सेल करते हो और अगर कैश रिसीव हुआ है तो अमाउंट आप डाल दोगे कैश कॉलम में। परचेज की है, पेमेंट की है, कैश से की है, तो आप अमाउंट डाल दोगे कैश कॉलम में। बट बेटा अगर आपको ये लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज की और पेमेंट मेड थ्रू चेक, चेक से पेमेंट की है, तो आप अमाउंट बैंक कॉलम में डाल दोगे। और सेम अगर आपने सेल की है और चेक रिसीव किया है, पेमेंट के टाइम पे तो आपने सिर्फ ये देखना है कि पेमेंट कैश से की है तो कैश कॉलम में, और अगर पेमेंट चेक से की है तो बैंक कॉलम में। बट जब आप सेल करते हो तो सेल के टाइम पे अगर रिसीव कैश में किया है तो डेबिट साइड कैश कॉलम में, बट अगर पेमेंट चेक से की है तो आपको सिर्फ पेमेंट चेक रिसीव ही, सॉरी पेमेंट नहीं रिसीव सिर्फ चेक रिसीव्ड ही नहीं दिखाना है, आपको ये भी देखना है कि क्या वो चेक डिपॉजिट भी किया है। मींस पेमेंट के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ पेमेंट ये देखनी है चेक के थ्रू हुई है या कैश के थ्रू हुई है। बट जब आप रिसीव करते हो तो अगर कैश के थ्रू रिसीव किया तो कैश कॉलम में, और अगर चेक रिसीव किया है तो आपने ये जरूर देखना है कि क्या चेक डिपॉजिट भी किया है या नहीं। सिर्फ चेक रिसीव करना इंपॉर्टेंट नहीं, चेक डिपॉजिट भी हुआ होना चाहिए बैंक में। रीजन, अगर मान लो मैंने एक चेक रिसीव किया बट मैंने अगर उसको बैंक में ही डिपॉजिट नहीं करवाया, अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रख दिया, तो ना तो वो मेरे पास कैश है ना ही मेरा वो बैंक में डिपॉजिट है। तो इसीलिए जब भी आप चेक, अगर तो लिखा हुआ है जनरल एंट्री ऐसे लिखी हुई है चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड कंपनी, तो टू श्याम एंड कंपनी, साथ में लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड कंपनी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक कॉलम में डाल दो। क्लियर बेटा? लेकिन अगर आपको एंट्री लिखी हुई है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, बस साथ में कुछ नहीं लिखा, 7 जनवरी की मान लो एंट्री है, कुछ नहीं लिखा कि बैंक में डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, तो हम ये मान के चलेंगे कि बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। अब जब ये बैंक में डिपॉजिट चेक करवाया नहीं है तो ये क्या बन जाता है, हमारा चेक इन हैंड। इसको वर्ड बेटा काउंटिंग टर्म में यूज करते हैं, चेक इन हैंड। मींस ना तो ये हमने कैश है हमारे पास, क्योंकि चेक अब हाथ में है, उसको तुम किसी को चीज देके ये कैश के बदले कोई चीज खरीद तो सकते नहीं, और ना ही ये हमारा बैंक में डिपॉजिट है, तो इसको हम नाम देते हैं चेक इन हैंड का। अब ना तो ये कैश है ना ये बैंक में जमा, तो इसीलिए इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर चेक रिसीव किया है, सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, मान लो 9 जनवरी को अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मींस ये जो चेक 7 जनवरी को रिसीव किया था वो हमने 9 जनवरी को
बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, अब बैंक में चला गया तो अब यहाँ एंट्री हो जाएगी। क्या लिखेंगे बेटा, एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स से तो 7 जनवरी को रिसीव हो गया था, हमारा बैंक में जा रहा है 9 जनवरी को, तो उसको क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड, बैंक कॉलम में 9 जनवरी को। मीन्स बेटा अगर कोई भी चेक रिसीव किया है, सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, लेकिन अगर चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो उस डेट की कोई एंट्री नहीं होगी। जब अगले दिन, शायद अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी वो चेक डिपॉजिट करवाया तो उस दिन एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड। क्लियर है बेटा ये। अब एक केस और आ जाता है, मान लो बेटा तुमने चेक रिसीव किया 7 जनवरी को, क्लियर, और आपने ये चेक डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, चेक रिसीव किया 7 जनवरी को, मान लो 8 जनवरी को मैंने क्या किया, अब चेक इंडोर्स टू वाई। इसका मतलब यह है बेटा मैंने एक चेक रिसीव किया था एक्स से, मुझे चेक मिला, मैंने वो चेक अपने पास रखा, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो चेक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। वही सेम चेक मैंने वाई को दे दिया, मैंने उसके पैसे देने थे, वो उस चेक का क्या करता है क्या नहीं करता उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट मैंने क्या किया, चेक रिसीव किया और वाई को दे दिया, तो इसे क्या कहते हैं, इंडोर्स टू वाई। इसकी भी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर वही रीजन कि मेरे पास ना तो कैश आया, ना मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, चेक रिसीव किया था, अपने पास रखा और किसी और को दे दिया, तो इट मींस ये दोनों एंट्रीज कैश बुक में नहीं आएगी, जर्नल में आएंगी बट कैश बुक में इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये 2 एंट्री जो मैंने अभी करवाई, ये एग्जाम्स में 100% आएगी ही आएगी एंट्री। या तो आ जाएगी चेक रिसीव किया, सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, नेक्स्ट डे करवाया, तो तुम क्या लिख दोगे, चेक इन हैंड। और अगर चेक रिसीव किया, डिपॉजिट नहीं करवाया और नेक्स्ट डे किसी और को इंडोर्स कर दिया, तो दोनों एंट्रीज कुछ नहीं करना तुमने कैश बुक में। क्लियर है बेटा ये पॉइंट। अब एक और चीज बेटा, मान लो तुमने वाई एंड कंपनी से चेक रिसीव किया, सेम डे डिपॉजिट करवा दिया, तुमने इधर डाल दिया, अब वो क्या हुआ, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मीन्स कोई भी रीजन हो सकता है, चेक पे साइन गलत हो, अमाउंट गलत हो, या पैसे ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। हमने तो उसको रिसीव साइड दिखाया हुआ था बट चेक तो वापस आ गया है, तो हमारा ये अमाउंट गलत डाला हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे हम, ऑपोजिट साइड इस साइड डाल देंगे, वाई एंड कंपनी। जब भी चेक रिसीव हो तो ऑपोजिट साइड आ जाता है बैंक कॉलम में, और जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक इसके कुछ चार्जेस लगाता है, वो आपको एंट्री में दिए होंगे, उसको क्या लिख दोगे, बाय बैंक चार्जेस, वो भी बैंक कॉलम में। क्लियर बेटा। बाकी बेटा इसमें एक्स्ट्रा एंट्री आ जाती है जो मैंने आपको रूल्स में करवाई थी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैं आपको दोबारा समझा रही हूं बेटा, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, अब देखो बेटा इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक दोनों कॉन्ट्रा एंट्री हैं, तो उसका इफेक्ट कैश को डेबिट साइड भी आता है, क्रेडिट साइड भी आता है। करते कैसे है बेटा एंट्री, देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश हमारे पास से गया, तो कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो, कहां गया, बैंक में गया, तो बैंक में क्या हो गया बेटा, इनफ्लो। अब इनफ्लो हुआ है तो बैंक क्या होगा, डेबिट, और आउटफ्लो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट, तो कैश कॉलम में हम क्रेडिट साइड अमाउंट डाल देंगे, और बैंक क्या है, डेबिट, तो बैंक कॉलम में हम डेबिट साइड अमाउंट डाल देंगे। लिखेंगे क्या इसको बेटा, मैंने कहा डाला अमाउंट, कैश कॉलम में, तो इसको क्या लिखेंगे, बाय बैंक। इधर कहां अमाउंट डाला है, बैंक कॉलम में, तो इसको क्या लिखेंगे, टू कैश, मींस ऑपोजिट लिख देना है, ये लेजर में पोस्टिंग होती है, और साइड में लिख देंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर बेटा। सेम जैसे कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में,
वैसे ही हम क्या करेंगे, विड्रॉ करवा लेंगे बैंक से। अब विड्रॉ करवाया, पैसा हमारे पास आया, तो कैश का क्या हो गया, इनफ्लो। अब इनफ्लो डेबिट, कैश कहां से आया, बैंक से आया, तो बैंक से क्या हो गया, आउटफ्लो। तो बैंक से आउटफ्लो हुआ तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, बैंक क्रेडिट साइड आएगा, तो इधर बैंक के क्रेडिट साइड अमाउंट डाल दो। और कैश मैंने क्या लिखा है, डेबिट साइड, तो इधर डेबिट साइड अमाउंट डाल दो। और लिखेंगे क्या इसको, बैंक साइड डाला है तो उल्टा ऑपोजिट लिखेंगे कैश, इधर कैश साइड डाला है तो क्या लिखेंगे, बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री है ये। तो बेटा ये अलग सी एंट्रीज हैं जो डबल कॉलम और कैश कॉलम में डिफरेंस होता है। बाकी सेम, सैलरी की पेमेंट की है बाय सैलरी, देख लो, कैश से हुई है तो कैश कॉलम में अमाउंट डाल दो, चेक से हुई है तो बैंक कॉलम में डाल दो। कमीशन रिसीव किया, इनफ्लो हुआ है इस साइड आएगा, कैश से हुआ है तो कैश कॉलम में डाल दो, चेक से हुआ है तो बैंक कॉलम में डाल दो। ये कुछ जो मैंने एंट्रीज करवाई डिसऑनर की, चेक इन हैंड और कॉन्ट्रा, ये डिफरेंट एंट्रीज हैं। बाकी सिंपल है, कैश आया इस साइड, गया इस साइड, चेक के थ्रू गया है तो बैंक कॉलम में, कैश के थ्रू गया है आया है तो बैंक कैश कॉलम में, चेक के थ्रू आया है तो बैंक कॉलम में। बाकी सब कुछ सेम है बेटा, ये 3 एंट्रीज ध्यान से कर लेना। अब फिर वही बैलेंसिंग करेंगे हम इसके। बैलेंसिंग में बेटा वही दोनों साइड का तुम रफ में टोटल कर लो, और अगर कैश बुक की ये साइड बड़ी आती है तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी इस साइड आ जाएगा। और डेट कौन सी आएगी, मंथ के एंड की डेट आएगी। सेम बैंक का भी दोनों साइड का टोटल करो, ये साइड बड़ी है तो बैलेंस सीडी इस साइड आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बट अगर बैंक कॉलम की ये साइड बड़ी है तो बैलेंस सीडी इस साइड आएगा। मीन सेम जैसे बैलेंस बीडी कैश का तो सिर्फ इसी साइड आता है, इसी तरह बैलेंस सीडी कैश का सिर्फ इस साइड आता है। कभी भी कैश कॉलम की ये साइड छोटी नहीं आती है, ये हमेशा बड़ी आती है, और कैश कॉलम ये साइड छोटी आती है। बट बैंक कॉलम की इस साइड भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है, इस साइड भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। मींस जैसे बैलेंस बीडी दोनों साइड कहीं भी आ सकता है, बैलेंस सीडी भी दोनों साइड कहीं भी आ सकता है। जो साइड छोटी है उस साइड आप बैलेंस सीडी लिख देना। रीजन इसका यही होता है कि मेरे पास जितने पैसे हैं कैश में वो तो मैं उतना ही खर्च करूंगी, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकती, पेमेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बट बैंक कॉलम में मेरे पास जितना पैसा बैंक में है मैं उससे ज्यादा खर्च कर सकती हूँ। कैसे खर्च कर सकती हूँ, फिर वही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आ जाएगी। मीन्स अगर मेरा बैलेंस सीडी इस साइड आता है, इट मीन्स मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है। तो बेटा ये जो रूल्स हैं इसको एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, ये रूल्स को आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगी जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें फुल मार्क्स हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हमारे, क्योंकि 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो बेटा इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और अगर जेन्युइनली मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।